आज की वीडियो में हम पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज का एक और सैंपल एग्जाम पेपर देखेंगे। एग्जाम में हमारे 80 एमसीक्यूज रहते हैं, 3 केस स्टडीज रहती हैं, जो मिलकर 100 मार्क्स का पेपर बनाएंगी। पासिंग मार्क्स 60 होते हैं और इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टाइम हमारा 2 आवर्स का होता है। हर चैप्टर की अपनी वेटेज होती है, तो इस सैंपल पेपर में जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उतने ही मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस सैंपल पेपर को आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। आप बीच में वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का ट्राई करना और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क देना और नेगेटिव के लिए 0.25 वो सब्ट्रैक्ट कर देना। लास्ट में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली उतना ही स्कोर आपको एग्जाम में भी आएगा। यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन के साइड में चैप्टर नंबर भी मेंशन किया है। एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं होगा, यहाँ पर मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको आइडिया रहे कि किस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं और उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। टाइम पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न और एन क्या है? हमारा टाइम पीरियड। दोनों पर ही डिपेंड करती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अनलिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। Unlisted equity is relatively illiquid. Pricing of unlisted equity is sporadic. Pricing of unlisted equity includes a discount for illiquidity. All of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अनलिस्टेड में क्या है? कम ही लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए इलिक्विड होती है। अब इलिक्विड की वजह से इसकी प्राइसिंग कंटिन्यूस नहीं होती, स्पोरेडिक होती है। और क्योंकि ये इलिक्विड होती है तो इनमें इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम ये भी रहता है, डिस्काउंट फॉर इलिक्विडिटी। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Due to changes in immigration laws in the USA, there was a fall in the IT sector stocks. What type of risk is this? Market risk, economy risk, business sector risk, speculative risk. अब क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के रिलेटेड लॉ से रिलेटेड है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड रिस्क है। ऑप्शन सी, बिजनेस सेक्टर रिस्क। मिस्टर गोयल इन्वेस्टेड इन यूएस एंड अर्न 10% ऑन दैट यूएस इन्वेस्टमेंट। यूएस में इन्वेस्ट किया और यूएस में 10% अर्न किया। If the US dollar depreciates during this investment, then the return in INR terms will be dash. Depreciates का मीनिंग होता है कि यूएस डॉलर गिर जाता है। माने यूएस डॉलर का पहले प्राइस था 85, वो गिरकर 83, 80 इस तरह से कम हो जाता है। तो उस केस में आईएनआर की रिटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा? मोर देन 10% बढ़ जाएगी, लेस देन 10% गिर जाएगी, सेम ही रहेगी, या फिर नन ऑफ द अबव, कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो क्योंकि हमारा यूएस डॉलर गिर रहा है, यानी फाइनल में हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, कम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमारी रिटर्न 10% से कम आएगी। ऑप्शन बी, लेस देन 10%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेक्यूलेशन इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एनालिसिस और थॉट। इट इज बेस्ड ऑन सम कंजेक्चर विदाउट एविडेंस। प्रॉफिट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन ऑलवेज लीड्स टू हायर रिटर्न्स। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो इनमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन डी, स्पेक्यूलेशन ऑलवेज लीड्स टू हायर रिटर्न्स। स्पेक्यूलेशन से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस भी रह सकता है। तो ये गारंटी नहीं कह सकते कि हमें हमेशा हायर रिटर्न मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स? प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर सिक्योरिटीज इशूड, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग पब्लिक इश्यूज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो सेकेंडरी मार्केट में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द अंडरटेकिंग ऑफ एन इंटरमीडियरी टू बाय द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ एन इशू ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ एन आईपीओ इज डैश। हार्ड अंडरराइटिंग, सॉफ्ट अंडरराइटिंग, रिवोकेबल अंडरराइटिंग, इरिवोकेबल अंडरराइटिंग। अगर कोई इंटरमीडियरी ये बोलता है इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ के टाइम पर, ये बोलता है कि अगर कोई पोर्शन अनसब्सक्राइब रह गया तो उसे मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हार्ड अंडरराइटिंग। डैश इज द एंटिटी विच होल्ड्स द फंड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ लार्ज क्लाइंट्स सच एज बैंक्स। पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टडियन, डिपॉजिटरी, फंड मैनेजर। तो उसे कस्टडियन कहते हैं।
ऑप्शन बी। फाइनेंशियल असेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डेट एंड इक्विटी, इक्विटी एंड गोल्ड, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो मेजर दो क्लासेस कौन सी होती हैं? डेट और इक्विटी, ऑप्शन ए। द प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स हैज रीच्ड इट्स रेजिस्टेंस लाइन, एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिस इज अ गुड टाइम टू डैश, बाय द शेयर्स, सेल द शेयर्स, होल्ड द शेयर्स। रेजिस्टेंस पर हमें क्या करना होता है? बेचना होता है, ऑप्शन बी, सेल द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ए वैल्यू इन्वेस्टर विल सीक टू इन्वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक्स। ई का यहाँ पर मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। वैल्यू इन्वेस्टर किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? स्टॉक्स विद राइजिंग पी रेशो, स्टॉक्स विद हाई डिविडेंड यील्ड, स्टॉक्स विद हाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू जिनकी कम होती है मार्केट प्राइस से, उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉक्स विद हाई डिविडेंड यील्ड। Which valuation metric is appropriate to value a firm belonging to an industry which thrives on high volume and low margin model? हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल के लिए कौन सा वैल्यूएशन मैट्रिक सही रहता है? प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू करंट असेट रेशो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस टू सेल्स रेशो। फंडामेंटल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डैश फॉर द स्टॉक, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग रूल्स एंड इंडिकेटर्स? मूविंग एवरेजेस, बोलिंगल बैंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ट्रेडिंग रूल्स एंड इंडिकेटर्स के एग्जांपल है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन द मैच्योरिटी फेज ऑफ एन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री मैच द इकोनॉमीज ग्रोथ, द प्रॉफिट मार्जिन आर द हाइएस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्री, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रेशर। मैच्योरिटी फेज कौन सी होती है? जब सैचुरेशन पर पहुंच चुकी होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। तो ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। इस टाइम पर प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होते हैं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। तो ये भी रोंग है। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री मैच द इकोनॉमीज ग्रोथ। वट डू बाय साइड एनालिस्ट डू? बाय साइड एनालिस्ट प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स, बाय साइड एनालिस्ट sell securities on behalf of their clients, buy side analysts buy securities on behalf of their clients, buy side analysts buy securities for their own investment accounts। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाय साइड एनालिस्ट बाय सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। दो टाइप के एनालिस्ट होते थे, एक बाय साइड एक सेल साइड। सेल साइड तो क्या करते थे? जनरल रिपोर्ट पब्लिश करते थे कि बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, जनरल पब्लिक के लिए रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे। बाय साइड क्या करते थे? खुद की कंजप्शन के लिए एनालिसिस करते थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डैश एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री और गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विडिटी, ट्रेडेबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी, डिफॉल्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता, ऑप्शन डी, डिफॉल्ट। टिपिकल पुटेबिलिटी पुट ऑप्शन फीचर ऑफ ए बॉन्ड डैश gives the bond holders the option to convert the bond into another security, typically the common stock of the firm issuing the convertible bonds, gives the holder the right under certain circumstances to sell the bond back to the issuer, allowing the issuing firms to retire the bonds before the maturity by paying a prescribed price, allows the investor to redeem the bond। तो पुटेबिलिटी फीचर में क्या होता है? इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि वो सेलर को वापस बेच सकता है। जो भी टर्म्स पहले डिफाइन होगी, किस प्राइस पर किस डेट पर बेचना है, उस डेट पर सेलर को वापस बेच सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गिव्स द होल्डर द राइट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूअर। डे काउंट कन्वेंशन इज ए मेथड डैश टू काउंट द नंबर ऑफ कूपन्स इन ए सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड, टू काउंट द डेज फ्रॉम इशू टू मैच्योरिटी, to count the days between two trades, to arrive at a holding period to calculate accrued interest। तो डे काउंट कन्वेंशन हमारे क्या होते हैं? जैसे 30/360, 30 डेज इन ए मंथ, 360 डेज इन ए ईयर, या फिर एक्चुअल बाय एक्चुअल। इनका मेन पर्पस क्या होता है? आपने जो बाय और सेल किया उनके बीच में नंबर ऑफ डेज होल्डिंग पीरियड को काउंट करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू अराइव एट ए होल्डिंग पीरियड टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट, कि आपने जब बाय किया और जब सेल किया
उसके बीच में आपने कितने पीरियड के लिए होल्ड किया। अराइव एट ए होल्डिंग पीरियड टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। अब आपकी फर्स्ट केस स्टडी आती है जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी ये केस स्टडी आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। एन इन्वेस्टर हैज गिवन 10 लाख टू ए पोर्टफोलियो मैनेजर विच इज टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स ऑफ ए कंपनी कोल्ड XYZ लिमिटेड। इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो मैनेजर को 10 लाख रुपीज दिए जिनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 रुपीज दी हुई है। एनुअल कूपन कितना मिलेगा, 15% का एनुअल कूपन मिलेगा। बैलेंस टर्म टू मैच्योरिटी इज 5 ईयर्स, टर्म कितनी है, 5 ईयर्स की है। और करंट मार्केट प्राइस क्या है, 96 रुपीज है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी, इन्वेस्टर की इतनी रिटर्न तो मुझे मिलनी चाहिए, कितनी है, 15% है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 15% फॉर 5 ईयर्स कितना दिया हुआ है, 3.3522। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.4972। हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी भी दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज 98। 2 साल बाद बॉन्ड का प्राइस 98 हो जाएगा, ये भी हमें दिया हुआ है। द कूपन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड इज टू बी यूज्ड एंड नॉट री इन्वेस्टेड। जो भी कूपन अमाउंट मिलेगा ये 50%, इसको हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम खुद की कंजप्शन के लिए यूज कर लेंगे। हमें बॉन्ड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फेयर वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला होता था कूपन पेमेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी प्लस हमारी रिडेम्पशन वैल्यू इंटू में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हमारा 0.4972 है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम इसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। कूपन पेमेंट किससे मिलेगी, 15% ऑफ जो भी हमारी फेस वैल्यू है उसका। तो कूपन पेमेंट कितनी आएगी, 15% ऑफ फेस वैल्यू, 15% ऑफ 100 यानी कि 15 हमारी कूपन पेमेंट आ गई। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे कूपन पेमेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 3.3522 प्लस मैच्योरिटी अमाउंट 100 वापस मिल रहा है इंटू में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 0.4972। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 100 आएगा। तो फेयर वैल्यू कितनी बनती है, 100। जस्टिफाई इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड इन्वेस्ट इन द बॉन्ड ऑफ XYZ लिमिटेड। उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, 96। फेयर वैल्यू कितनी है, 100। करंट मार्केट प्राइस हमारा कम है, अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस एज द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द फेस वैल्यू। यस एज द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। यस एज द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। नो एज द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो हमारी फेयर वैल्यू कितनी निकल के आई, 100। मार्केट प्राइस इतना है। जब आपका मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू से कम हो तो हमें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू कभी ना कभी तो आएगी। जो उसकी फेयर वैल्यू है वो अचीव होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी फेयर वैल्यू से कम है। ऑप्शन सी, यस एज द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कैलकुलेट द एनुअल रिटर्न जनरेटेड ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, यूज सिंपल एवरेज रिटर्न। तो हमने 96 में बॉन्ड को खरीदा, फिर हमें एनुअली 15 15 15 15 15 ये पेमेंट मिलेगी। 5 साल का है तो 5 साल के लिए मिलेगी। और लास्ट में इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, जो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 100 है, इतना हमें मिलेगा। हमने इन्वेस्ट कितना किया, 96। और हमें सिंपल एवरेज रिटर्न निकालनी है, यानी कि हमें 100 प्लस 15 इंटू 5 175 मिलेगा। इन्वेस्ट किया 96 डिवाइड बाई 96 एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइड बाई स्टार्ट वैल्यू। इससे हमारी 5 ईयर की रिटर्न आ जाएगी। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एनुअल रिटर्न आ जाएगी, सिंपल एवरेज रिटर्न। तो हमें फेस वैल्यू प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट इतना मिलेगा, मार्केट प्राइस इतना, इतने में हमने खरीदा था। हमारी सिंपल रिटर्न क्या आ गई, ये आ गई। कितने के लिए, 5 ईयर्स के लिए। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो एनुअल आ गई 16.45%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, कितने पर के, 96 पर इन्वेस्ट किए। फिर हमारा 2 ईयर्स के बाद 98 हो जाएगा। तो हम 10 लाख डिवाइड बाई 96, कितने हमें बॉन्ड्स मिलेंगे, इतनी यूनिट्स मिलेगी। फिर इसको हम 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 2 ईयर्स के बाद वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमने 10 लाख डिवाइड बाई 96, इतने तो बॉन्ड्स की यूनिट खरीदी। फिर प्राइस हमारा 98 हो गया, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी, जितनी यूनिट्स खरीदी इंटू उसकी वैल्यू, इतनी हमारी वैल्यू हो जाएगी। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें इस कैलकुलेशन में जो हमें कूपन पेमेंट मिल रही है उसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दिया है कि कूपन पेमेंट हमने यूज कर ली, उसको री इन्वेस्ट नहीं किया। और पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी, जितनी यूनिट्स इंटू में जो उसका प्राइस होगा। ऑप्शन डी
1020 768 इतना। कैलकुलेट द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। तो करंट यील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओपन पेमेंट डिवाइड बाय में मार्केट प्राइस। ओपन पेमेंट कितनी है? 15। मार्केट प्राइस कितना है? 96। इससे हम करंट यील्ड निकाल लेंगे। 15 डिवाइड बाय 96 हमारी आएगी 15.62%। ऑप्शन बी। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कैन एग्जिस्ट बिटवीन डैश स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस, टू फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इनमें से किसी में भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। A call option is said to be out of the money when the market price is dash higher than strike price, equal to strike price, lower than strike price, equal to OTC price। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? बायर का भी होता है कि मार्केट राइज करेगी, सेलर का भी होता है कि मार्केट गिरेगी। तो कॉल ऑप्शन को हम बायर के रिस्पेक्ट से देते हैं। ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये बायर के रिस्पेक्ट में है। तो जब भी बायर को नुकसान हो रहा होगा तो उस केस में हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे। बायर चाहता था कि मेरा इंक्रीज हो, तो नुकसान किस केस में होगा? जब ये डिक्रीज होगा, यानी कि लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी। पोर्टफोलियो मैनेजर्स कैन इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डैश एज ए टूल टू लिवरेज द पोर्टफोलियो एंड बीट द इंडेक्स, द पर्पज ऑफ हेजिंग एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, टेकिंग स्पेक्युलेटिव पोजीशंस एज ए पार्ट ऑफ स्कीम ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज अल्फा। तो डेरिवेटिव में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ hedging एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ऑप्शन बी। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेडिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सचेंज बाय डैश। डिफॉल्ट के रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है? ब्लॉकिंग हाई वैल्यू ट्रेड्स, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, इम्पोजिंग मार्जिन, इम्पोजिंग सर्किट फिल्टर्स। तो डिफॉल्ट के रिस्क को मार्जिन इम्पोज करके, कि दोनों पार्टी बाय और सेल दोनों साइड से मार्जिन ही कर लो, कि उन्हें अगर लॉस हो तो उस मार्जिन से हम पैसा काट लेंगे। ऑप्शन सी, इम्पोजिंग मार्जिन्स। A trade that is squared off during the day is not guaranteed by the exchange, is cancelled by the exchange, is not considered in calculating trading volumes, does not require delivery of shares। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो भी सेम डे पर आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया उसमें डिलीवरी की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर डिलीवरी ऑफ शेयर्स। द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स: प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय द फंड डिपेंड्स ऑन डैश द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, डिसीजन ऑफ सेबी अबाउट द फंड, डिसीजन ऑफ आरबीआई अबाउट द फंड, डिसीजन ऑफ द फंड एडवाइजर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। The contributions made by unit holders into a scheme of a mutual fund are dash invested in the name of the investor according to his or her preference, pool along with other contributions to the scheme and are invested in financial securities as per the investment objective, deposited with the bank who will be the trustee, and these are used for fund management activities, pooled and given as loans to various companies as equity contributions and debt contributions। जो यूनिट होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड में उनका क्या होता है? उनको पूल किया जाता है और उसके बाद जो भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन बी, पूल अलोंग विद अदर कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम एंड आर इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। पैन कार्ड इज नॉट एसेंशियल व्हेन द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर द टोटल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग डैश 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000। तो पैन कार्ड किसके लिए एसेंशियल नहीं है? 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑप्शन डी। What is cash management team of a mutual fund responsible for? Fund accounting, taxation compliance. It is the interface between bank and fund management team. AMC finances। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। It is the interface between bank and the fund management team। And dash is a broad outlay of the type of securities and permissible instruments to be invested in by the portfolio manager for the customer, taking into account factors specific to client and securities। इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट अप्रोच।
except for the one that provides only the dash. Every portfolio manager shall appoint a custodian in respect of the securities managed or administered by it. किस टाइप के पोर्टफोलियो मैनेजर को कस्टोडियन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है? एडवाइजरी, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शनल है किसके लिए? एडवाइजरी सर्विसेज वाले पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, ऑप्शन ए। हु इज ए डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर? One who exercises any degree of discretion relating to investment of funds of the client. One who acts according to the direction of the client. One who is entitled to make discretionary expenditure. One who is free to take any decision regarding the wealth of the investor. तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर केस में क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी मर्जी से बाय और सेल करता है। ऑप्शन ए, वन हु एक्सरसाइज एनी डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट। Which organizational form can a portfolio manager take in India? Sole proprietorship, partnership, body corporate, cooperative society। तो पीएमएस हमारा बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ऑप्शन सी। वेरियस बिजनेस इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड फॉर इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज पोर्टफोलियो मैनेजर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। पोर्टफोलियो मैनेजर को रजिस्ट्रेशन टाइम पर काफी बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। द एप्लीकेशन फॉर्म asks for the various forecasting models used by investment research. The application form asks for the database facility for the research. The application form asks for the accounting system followed. The application form asks for the grievance redressal mechanism used. तो एप्लीकेशन फॉर्म में डेटाबेस, अकाउंटिंग सिस्टम और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। क्या नहीं पूछा जाता? ऑप्शन ए, द एप्लीकेशन फॉर्म आस्क फॉर वेरियस फोरकास्टिंग मॉडल यूज फॉर इन्वेस्टमेंट रिसर्च। इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती, ऑप्शन ए। बिफोर इशूइंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ए पीएमएस फर्म, द रेगुलेटर विल एंश्योर दैट डैश द पीएमएस फर्म एप्लीकेंट हैज अपॉइंटेड ए कंप्लायंस ऑफिसर। The principal officer of the applicant PMS firm has the necessary NISM certification. The principal officer of the applicant PMS firm has experience of at least 5 years in relative activities in the securities market. Only A and B, only A and C, only B and C, all A, B, C. तो पीएमएस फर्म को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफिसर के पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए और उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सारी ही ट्रू है, ऑल ए बी सी। The agreement between the portfolio manager and the client should include the following: the investment objective and the services to be provided, period of contract and provision of early termination, investment approach, area of investment and restrictions imposed by the client, all of the above। तो एग्रीमेंट में ये सारी ही चीजें होनी चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Identify the incorrect statement with respect to premature withdrawal of funds by a client. A lock-in period can be imposed on the client. The PMS agreement should include terms for early withdrawal of funds by the client. The PMS agreement should include the details of withdrawal fees. All of the above are incorrect। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए लॉक इन पीरियड कैन बी इम्पोज ऑन द क्लाइंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लॉक इन पीरियड इम्पोज नहीं कर सकते। हम एग्रीमेंट में प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए फीस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट पर लॉक इन इम्पोज नहीं कर सकते कि 6 मंथ तक वो पैसा नहीं निकाल सकता, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। A body corporate should have minimum 10 shareholders. A body corporate should have issued equity shares. A body corporate should be an independent legal entity separate from its owners. A body corporate should be listed on a recognized stock exchange. Correct answer है ऑप्शन सी। A body corporate should be an independent legal entity separate from its owners. Who appoints the compliance officer in a PMS firm? Portfolio manager, SEBI, both SEBI and portfolio manager in consultation। तो कंप्लायंस ऑफिसर को पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करता है, ऑप्शन ए। विच अमंग दिस इज नॉट ए वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर? कमोडिटी पीएमएस, फॉरेक्स पीएमएस, इक्विटी पीएमएस, फिक्स्ड इनकम पीएमएस। तो फॉरेक्स पीएमएस इस टाइप का कुछ भी नहीं होता, ऑप्शन बी, फॉरेक्स पीएमएस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द पोर्टफोलियो मैनेजर नॉट इंडल्ज इन विद द क्लाइंट फंड्स? क्लाइंट फंड्स के साथ इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? डेप्लॉय क्लाइंट फंड इन अनदर पोर्टफोलियो मैनेजर फंड। किसी दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर के फंड में इन्वेस्ट कर दो। लीवरेजिंग क्लाइंट पोजीशन टू इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। क्लाइंट की पोजीशन को लीवरेज कर दो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने के लिए।
फंड बिल डिस्काउंटिंग विद क्लाइंट फंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। A portfolio manager's friend has set up a business. He says that the business will grow in the future and asks the portfolio manager to invest his client's fund in it. Should the portfolio manager go ahead with it? पोर्टफोलियो मैनेजर का एक फ्रेंड है जिसने बिजनेस सेटअप किया है। वो बोलता है कि तुम अपने क्लाइंट का पैसा मेरे फंड में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि इसमें अच्छी रिटर्न आने के चांसेस है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, एज ही इज पोर्टफोलियो मैनेजर फ्रेंड, यस, पोर्टफोलियो मैनेजर हैज फुल फ्रीडम टू इन्वेस्ट एनीवेयर। नो, as portfolio manager should not invest on the advice of any other entity. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो, एज पोर्टफोलियो मैनेजर शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन द एडवाइस ऑफ एनी अदर एंटिटी। उसे खुद की रिसर्च करनी चाहिए। द फॉलोइंग एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस: इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Identify the incorrect statement with respect to fees paid by the client to the portfolio manager. The client does not have to pay fees for services which are outsourced by the portfolio manager. Each service type wise fee payable is agreed upon. हर टाइप की जो भी फी है वो एग्रीमेंट में पहले से एग्री हो जाती है। फीस पेबल बाय द क्लाइंट इज एग्रीड अपॉन इन द इनिशियल एग्रीमेंट। परफॉर्मेंस फी चार्ज बाय पोर्टफोलियो मैनेजर इज कंप्लीटली नेगोशिएबल। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए, द क्लाइंट डज नॉट हैव टू पे फीस फॉर सर्विसेज विच आर आउटसोर्स बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। हम जैसे टैक्सेशन, ऑडिटिंग या फिर कोई भी लीगल सर्विस लेनी हो तो उसको आउटसोर्स करते हैं, तो उसकी फीस क्लाइंट को ही बियर करनी पड़ती है। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड हिज फंड्स विद ए पीएमएस फॉर 5 years. He now wants to withdraw his funds. The exit load charged by the portfolio manager will be dash. 5 years के लिए इन्वेस्ट किया था, 5 years बाद वो विड्रॉ करना चाहता है। एग्जिट लोड कितना लगेगा? 1%, 2%, 2.5, 0%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0%। फर्स्ट ईयर में निकालते हो तो मैक्सिमम 3% लग सकता है, सेकंड में 2, थर्ड में 1 और 3 ईयर के बाद निकालते हो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हमने 3 ईयर के बाद निकाला है 5 ईयर, तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ऑप्शन डी, 0%। ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस फी एंड चार्जेस that are going to be paid by the investor levied? As per the agreement between the investor and the portfolio manager, as per the guidelines of SEBI Regulation 2020, the investor has no say in this. Only A, only B, both A and B, neither A nor B. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो भी इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच में एग्रीमेंट होता है उसमें फीस डिसाइडेड होती है। इन्वेस्टर का इसमें पूरा से रहता है, वो नेगोशिएट कर सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ। इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द डिस्क्लोजर्स which are made by a portfolio manager to the regulators are dash: डायरेक्शनल, ऑप्शनल, मैंडेटरी, वॉलंटरी। तो ये डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होते हैं। ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट हैव टू बी कलेक्टेड फॉर द केवाईसी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स। नॉन रेजिडेंट की केवाईसी के लिए कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं? सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ओवरसीज एड्रेस, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ पासपोर्ट। ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, ऑल ए, बी एंड सी। तो इनमें से केवल बी और सी ये मैंडेटरी है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, ओवरसीज एड्रेस और पासपोर्ट। तो ओनली बी एंड सी, ऑप्शन सी। व्हाट टाइप ऑफ एक्शन कैन बी टेकन बाय सेबी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पोर्टफोलियो मैनेजर? इट कैन प्रोहिबिट द पोर्टफोलियो मैनेजर फ्रॉम लॉन्चिंग ए न्यू स्कीम, इट कैन इशू ए वार्निंग टू द पोर्टफोलियो मैनेजर, इट कैन सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, ऑल ए, बी एंड सी। तो सेबी तीनों ही एक्शन ले सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजर को न्यू स्कीम लॉन्च करने से प्रोहिबिट भी कर सकता है, वार्निंग भी इशू कर सकता है और सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी कर सकता है। ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी। व्हाट डज अपफ्रंट मीन अंडर द पीएमएस रेगुलेशंस? A portfolio manager will not charge any fees first and then calculate the total return generated on the fund. A portfolio manager will not deduct his fees before he distributes the benefits to the client. A portfolio manager will not charge any amount of performance fee as wished. A portfolio manager will not charge any fee at the beginning before providing any services to the client. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। A portfolio manager will not charge any fee at the beginning before providing any services to the client. अब हमारी केस स्टडी 2 आती है। ये भी 5 मार्क्स की है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन
1 मार्क का है। मिस्टर गोयल हैज गिवन 1 करोड़ टू XYZ पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट ने 1 करोड़ दिया पोर्टफोलियो मैनेजर को। एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम, मिस्टर गोयल हैज गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू द पोर्टफोलियो मैनेजर टू इन्वेस्ट द फंड एट देयर डिस्क्रिशन। फुल फ्रीडम का मतलब है कि हमारा एग्रीमेंट डिस्क्रिशनरी टाइप का है। द एग्रीमेंट वाज फॉर 3 years, 3 साल का हमारा एग्रीमेंट है। When XYZ portfolio manager gave their annual performance report to Mr. Goyal, he found that various expenses like fixed management fee, depository fee, transfer agent fee, brokerage, fund accounting fees, and other incidental charges were charged to the fund account of Mr. Goyal. कई तरह की फीस डिडक्ट हुई हैं। On the performance front, the value of portfolio grew to 1.4 crore in the first year, सेकेंड ईयर में 1.2 करोड़ रह गई और थर्ड ईयर में 1.6 करोड़ पहुंच गई। 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट में 1.4, सेकंड में 1.2, थर्ड में 1.6, इस तरह से पोर्टफोलियो ग्रो किया है। हर्डल रेट एग्री हुई थी, वो कितनी है? 25% हर्डल रेट एग्री हुई थी। ए परफॉर्मेंस फी वाज चार्ज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर इन द थर्ड ईयर बाय कंप्यूटिंग द फी ऑफ रुपीज 1.2 करोड़ एज बेस फंड एंड अप्लाइंग द हर्डल रेट टू इट। पोर्टफोलियो मैनेजर ने थर्ड ईयर के लिए जो परफॉर्मेंस फी है उसके लिए बेस क्या लिया है? 1.2 करोड़ लिया है, इस पर हर्डल रेट कैलकुलेट किया और उसी के बेसिस पर परफॉर्मेंस फी चार्ज की है। अब इस सिनेरियो के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। Which expenses should Mr. Goyal not find as part of other incident expenses which are booked by the portfolio managers? इनमें से कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे? स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर एजेंट फीस, कूरियर एक्सपेंसिव, नोटरी चार्जेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफर एजेंट फीस। आउट ऑफ पॉकेट या फिर इंसिडेंटल चार्जेस में क्या आते हैं? जो भी डे टू डे ऑपरेशन के लिए लगते हैं, जैसे कूरियर हो गया, स्टैम्प ड्यूटी होगी, नोटरी, इन सब के चार्जेस हमारे डे टू डे ऑपरेशन या फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आते हैं। ट्रांसफर एजेंट फीस ये हमारा इंसिडेंटल चार्ज नहीं है। कैन मिस्टर गोयल कंटेस्ट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परफॉर्मेंस फी बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर? पोर्टफोलियो मैनेजर ने किस तरह से फी कैलकुलेट की थी? 1.2 CR, इस पर 25% हर्डल रेट, इसके बेसिस पर परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट की थी। क्या मिस्टर गोयल कह सकते हैं कि ये मेथड रॉन्ग है? यस, एज पर द हाई वाटर मार्क प्रिंसिपल द नेट फंड वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर शुड बी 1.75 करोड़। Yes, because rupees 1.6 crore is less than what 1 crore should have grown in 3 years, the net fund value for the third year should be 1.75 crore. No, as the agreement was for discretionary portfolio management, and in this the portfolio manager can decide the performance fees. No, because the previous year's net fund value is considered to be a fresh investment for a renewed contact with the portfolio manager. तो हमारा फंड क्या था? 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 1.4, 1.2 और 1.6 पहुंचा था। इसके बाद हमारा सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर के लिए हमें परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट करनी है। तो हमारा हाई वाटर मार्क प्रिंसिपल क्या कहता है कि फंड ने अब तक जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू अचीव की है, कितनी की है? 1.4 की है, तो इसको बेस माना जाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजर ने बेस किसको माना था? 1.2 करोड़ को, पर मानना चाहिए था 1.4 करोड़ को। तो नो वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। हम कॉन्टेस्ट तो कर सकते हैं, पर रीजन क्या रहेगा कॉन्टेस्ट करने का? अब जो 1.4 करोड़ है इसका हम 25% निकालेंगे। 1.4 इंटू 25% हमारा कितना बनेगा? 35 लाख बनेगा। तो 1.4 प्लस 35 लाख यानी कि हमारा 1.75 करोड़। तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.75 करोड़ होनी चाहिए थी। इसकी वजह से, हमारे हाई वाटर मार्क प्रिंसिपल की वजह से, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। यस, एज पर हाई वाटर मार्क प्रिंसिपल द नेट फंड वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर शुड बी 1.75 crore. What is the upper limit that Mr. Goyal can apply on the entire operating expenses charged by the portfolio manager? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर क्या लिमिट रहती है? 1% per year on the gross portfolio value excluding brokerage, 1% per year on the average daily AUM excluding brokerage, 0.5% per year on the average daily AUM excluding brokerage, 0.5% per year on the average daily AUM including brokerage. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0.5% per year on the average daily AUM excluding brokerage. As per the agreement, portfolio manager services of which type? डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, एडवाइजरी, ऑल ऑफ द अबव। तो फुल फ्रीडम दिया है यानी कि डिस्क्रिशनरी टाइप का है, ऑप्शन ए। इफ द पोर्टफोलियो हैड ग्रोन टू रुपीज 1.90 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1.60 इन द थर्ड ईयर, ऑन वन अमाउंट द परफॉर्मेंस फी वुड बी एप्लीकेबल। तो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा 1.75 होना चाहिए था। अब हमारा पोर्टफोलियो 1.90 करोड़ पहुंच जाता, 1.60 की जगह 1.90 पहुंच जाता,
तो किस पर परफॉर्मेंस फी लगती? इतना हमने एक्सीड किया, 1.90 माइनस 1.75, यानी कि 15 लाख पर लगती। ऑप्शन सी, 15 lakhs. Which of these is considered to be an investment objective? Capital preservation, capital appreciation, current income, all of the above. तो ये सारे ही हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Asset allocation is dash, the process of dividing funds into asset classes, concerned with returns variability, concerned with the risk associated with different assets, concerned with the relationship among investment returns. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। असेट एलोकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फंड इनटू असेट क्लासेस, अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस? डेवलप ए पॉलिसी स्टेटमेंट, स्टडी करंट एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस, कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा पॉलिसी बनाना, ये फर्स्ट स्टेप होता था, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ स्टेप क्या होता था? मॉनिटर करना। तो ये तीनों ही हमारे स्टेप्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज कंसीडर्ड एज कंसंट्रेशन रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स? टू मच एक्सपोजर फॉर ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ज्यादा एक्सपोजर कर देना। टू मच एक्सपोजर इन ए पर्टिकुलर असेट क्लास, एक पर्टिकुलर असेट क्लास में ज्यादा पैसा लगा देना। टू मच एक्सपोजर इन ए गिवन बिजनेस सेक्टर, एक बिजनेस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगा देना। ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हमारे कंसंट्रेशन रिस्क हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिक प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर। कौन सा इनमें से यूनिक प्रेफरेंस का एग्जांपल नहीं है? सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एज पर रिलीजियस प्रिंसिपल, डिजायर्ड रिस्क टू रिटर्न रेशो, इमोशनल अटैचमेंट टू एन इंडस्ट्री, एथिकल चॉइसेस। तो रिलीजन, इमोशन, एथिकल, ये सारे क्या है? यूनिक प्रेफरेंस का एग्जांपल है। यूनिक प्रेफरेंस का एग्जांपल क्या नहीं है? डिजायर्ड रिस्क टू रिटर्न रेशो, ऑप्शन बी, ये सभी इन्वेस्टर चाहते हैं। विच ऑफ दीज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इंडिकेट दैट एन इन्वेस्टर हैज द एबिलिटी टू इन्वेस्ट पीरियोडिकली? कौन सा इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर सकता है? द फाइनेंशियल असेट ऑफ द इन्वेस्टर आर ग्रेटर देन रेगुलर इनकम, द फाइनेंशियल असेट ऑफ द इन्वेस्टर आर ग्रेटर देन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, द रेगुलर इनकम ऑफ द इन्वेस्टर इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, द रेगुलर इनकम ऑफ द इन्वेस्टर इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। जो इन्वेस्टर की रेगुलर इनकम आ रही है, सैलरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, जिससे भी आ रही है, जो रेगुलर इनकम आ रही है वो उसके एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है तो पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द रेगुलर इनकम ऑफ द इन्वेस्टर इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। What can you conclude if the correlation coefficient between two variables is plus 0.75? Both the variables are positively highly correlated. Both the variables are positively inversely correlated. Both the variables are perfectly positively correlated. Can't draw a conclusion. हमारे कोरिलेशन की रेंज क्या होती थी? -1 to +1। +1 का मतलब परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, -1 का मतलब परफेक्टली नेगेटिवली या फिर इनवर्सली कोरिलेटेड। हमारा बीच में है लेकिन प्लस में है, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और 1 के काफी पास है। 0.75 है, 1 के काफी पास है, पॉजिटिवली हाईली कोरिलेटेड। ऑप्शन ए। विच फीचर कैन बी टिपिकली रिलेटेड टू द एक्यूमुलेशन फेज ऑफ एन इन्वेस्टर? लेस पीरियड ऑफ टाइम लेफ्ट टू रिटायर, एज कंपेयर टू नेटवर्थ द लाइबिलिटीज आर हाइयर, सप्लीमेंटल इनकम फ्रॉम एक्यूमुलेटेड असेट्स, द इन्वेस्टर हैज सफिशिएंट असेट्स। एक्यूमुलेशन फेज क्या होती है? स्टार्टिंग वाली फेज, हमारी अर्निंग के स्टार्टिंग ईयर्स वाली फेज। उस टाइम पर हमारा क्या होता है? नेटवर्थ कम होती है, हमारी लाइबिलिटीज हाइयर होती है, हमने कुछ लोन वगैरह ले रखा होता है या फिर हमारी नीड्स होती है। तो ऑप्शन बी, एज कंपेयर टू द नेटवर्थ द लाइबिलिटीज आर हाइयर। इन्वेस्टर्स इन द डैश फेज शुड नॉट अप्रोच ए पीएमएस दैट इज फेमस फॉर जनरेटिंग हाई ग्रोथ फॉर द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर। एक्यूमुलेशन, गिफ्टिंग, स्पेंडिंग, कंसोलिडेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग फेज में क्या होता है? हम या तो नियर रिटायरमेंट होते हैं या फिर रिटायर हो चुके होते हैं, हमारी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, तो उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शन सी, स्पेंडिंग। ए पोर्टफोलियो मैनेजर believes that the equity market is overpriced and can correct shortly. What action should he take? Wait and watch strategy, rebalance based on investor psychology, assign more weight to equity, reduce weight in equity. इक्विटी मार्केट करेक्ट होने वाली है, यानी कि गिरने वाली है, गिरेगी तो स्टॉक के प्राइस कम होंगे, तो हम क्या करें? इक्विटी के वेट को रिड्यूस कर दें, थोड़ा सा बेचकर उसमें से निकल जाए। ऑप्शन डी, रिड्यूस वेट इन इक्विटी। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट लिस्ट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस, गोल्स, कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। दिस इज ड्राफ्टेड बाय डैश। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट को कौन बनाता है? एडवाइजर, इन्वेस्टर, आइदर ए और बी, द पोर्टफोलियो मैनेजर। एडवाइजर भी बना सकता है, इन्वेस्टर भी बना सकता है, इसलिए ऑप्शन सी, आइदर ए और बी।
द नीड फॉर रीबैलेंसिंग ऑफ ए पोर्टफोलियो अराइजेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस इन रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजेस इन असेट वेट्स, चेंजेस इन असेट प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। रीबैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अब हमारे एसेट के प्राइस चेंज होंगे तो उससे उनके वेट्स भी चेंज होंगे और उनकी रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगी। बेसिकली मान लो कुछ पोर्शन इक्विटी में था, कुछ पोर्शन डेट में था, तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा हो गया तो हमारा थोड़ा सा रिस्की हो गया, तो प्राइस में चेंज आने से ये वाले प्रोपोर्शन भी हमारे चेंज होंगे। इसलिए हमारे तीनों ही ट्रू है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट? इट प्रोवाइड्स a framework for portfolio managers performance evaluation. It enables the investor to seek the maximum returns. It is a lifetime document describing the risk return profile of the investor. It protects the investor from market risk. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये फ्रेमवर्क है जिससे हम पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज इज द लीडिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट वाइल चूजिंग ए कंपेरेबल बेंचमार्क इंडेक्स? बेंचमार्क को चूज करते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अप्रोच, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंडेक्स, मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लार्ज कैप इन द इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट अप्रोच। Mr. X is a portfolio manager and he is unable to find a comparable benchmark index for portfolio analysis. Comparable benchmark को नहीं ढूंढ पा रहे। In such a case, he should follow which of these approaches? उसे क्या करना चाहिए? A customized benchmark should be created. Benchmark index closest in asset allocation should be considered. Peer group comparison can be done. Sectorial index of the dominant sector in the portfolio should be considered. उस टाइम पर हमें कस्टमाइज बेंचमार्क बनाना चाहिए। ऑप्शन ए, कस्टमाइज बेंचमार्क शुड बी क्रिएटेड। Identify the incorrect statement with respect to unsystematic risk. Unsystematic risk is diversifiable risk. Unsystematic risk is sector specific risk. Unsystematic risk is unavoidable risk. Unsystematic risk is expected to be nil in a portfolio investment. तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? अनसिस्टमेटिक रिस्क इज अनअवॉइडेबल रिस्क, इसको तो अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन सी। इसके बाद हमारी केस स्टडी 3 आती है। ये हमारी 10 मार्क्स की होगी। 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। यू आर ए पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंड्स। हमें ये 2 फंड दिए हैं, इसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। कमेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस बाय रैंकिंग देम ऑन वेरियस रिस्क रिटर्न मेजर्स। हमें इन फंड्स को रैंक करना है। द यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 5%। हमें रिस्क फ्री रेट दी हुई है 5%। तो हमें 2 फंड्स का CAGR दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा, सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्रैकिंग एरर, इन्फॉर्मेशन रेशो। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन को आंसर करना है। रैंक द फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ शार्पे रेशो। शार्पे रेशो को बेसिस पर रैंक करना है, तो जितना ज्यादा शार्पे रेशो उतना बेटर फंड। तो हम शार्पे रेशो निकाल लेते हैं। शार्प रेशो कैसे निकलता है? RP माइनस RF डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें RP फर्स्ट फंड की कितनी है? 9.97%, माइनस में RF कितनी थी? रिस्क रेट 5% थी, डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन 10.26%। इससे हमारा फंड एक आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड फंड का निकाल लेंगे, 9.39 माइनस में 5% डिवाइडेड बाय में 14.89%। तो जिसको भी ज्यादा आएगा उसको फर्स्ट में रख देंगे, जिसका कम आएगा उसको सेकंड में रख देंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट का आएगा 0.4844, सेकंड का आएगा 0.2948। फर्स्ट का ज्यादा है, ए को पहले रखेंगे, बी को सेकंड पर रखेंगे। रैंक 1 फंड ए, रैंक 2 फंड बी। कैलकुलेट द शार्प रेशो ऑफ फंड ए। हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ही थी, कितना आया था? 0.4844, इसलिए ऑप्शन ए। कैलकुलेट द ट्रेनो रेशो ऑफ फंड ए। ट्रेनो रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? RP माइनस RF डिवाइडेड बाय में बीटा। तो हम ये वैल्यू रख देंगे फंड ए के लिए, तो हमारा ट्रेनो रेशो आ जाएगा। वैल्यू क्या है हमारी? 9.97 माइनस 5% डिवाइड बाय बीटा कितना है? 1.05। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.0473 आएगा। ऑप्शन डी। कैलकुलेट द सोर्टिनो रेशो ऑफ द फंड ए। सोर्टिनो रेशो में क्या होता है? RP माइनस RF डिवाइड बाय में सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है। तो अगेन वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा 0.6600 ये आ जाएगा। ऑप्शन बी। कैलकुलेट द अल्फा फॉर फंड ए। अल्फा कैसे निकलेगा? हमारा इंफॉर्मेशन रेशो होता है अल्फा डिवाइडेड बाय में ट्रैकिंग एरर। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रेशो भी है, ट्रैकिंग एरर भी है, ये पुट कर देंगे तो अल्फा हमारा क्या जाएगा? अल्फा इक्वल टू में इंफॉर्मेशन रेशो मल्टीप्लाइड बाय में ट्रैकिंग एरर। वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंफॉर्मेशन रेशो कितना है? 48.24% मल्टीप्लाई बाय ट्रैकिंग एरर 3.17%।
जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.01529208, ऑप्शन ए। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम डैश, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, सैलरी, अदर रिसोर्सेज। तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम में आता है, ऑप्शन ए। विच इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडियन इज नॉट टैक्स्ड इन इंडिया? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, इनकम राइजिंग आउटसाइड इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनकम राइजिंग आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर की इनकम है वो एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। द रेजिडेंशियल स्टेटस determines an individual total taxable income. The residential status determine an individual citizenship. Only A, only B, both A and B, neither A nor B. तो इसमें से केवल स्टेटमेंट वन ट्रू है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप, पीरियड ऑफ स्टे और टोटल इनकम से हम रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकाल सकते हैं, लेकिन केवल रेजिडेंशियल स्टेटस से ये नहीं कह सकते कि उसकी सिटीजनशिप क्या है। इसलिए ऑप्शन ए। A new category of resident has been introduced in clause 1A of section 6 of income tax act with effect from assessment year 2021 to 2022. What is it? Extraordinary resident, non-ordinary resident, deemed resident, ordinary resident. तो वो कैटेगरी कौन सी है? डीम्ड रेजिडेंट, ऑप्शन सी। विच ऑफ दीज इनकम्स विल नॉट बी अर्न्ड बाय ए पीएमएस क्लाइंट? इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस। ये वाली इनकम पीएमएस क्लाइंट को नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर जो भी सिक्योरिटी को सेल करने से कैपिटल गेन हो रहा है ये सब मिलेगी। कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस ये नहीं मिलेगी, ऑप्शन बी। ए पोर्टफोलियो मैनेजर माइट नॉट प्रोवाइड टू सेबी डैश, डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेज्ड, द नेम ऑफ इन्वेस्टर हुज पोर्टफोलियो दे मैनेज, द नेटवर्थ ऑफ क्लाइंट्स हुज पोर्टफोलियो दे मैनेज, चेंज इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। तो जिन क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उनकी नेटवर्थ पोर्टफोलियो मैनेजर क्यों बताएगा? इसलिए ऑप्शन सी, द नेटवर्थ ऑफ क्लाइंट्स हुज पोर्टफोलियो दे मैनेज, इसको प्रोवाइड करना जरूरी नहीं होता। मिस्टर एक्स हैज बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर बाय सेबी। व्हाट कैन लीड टू कैंसलेशन, suspension of his registration with SEBI in the next 12 months? The principal officer of Mr. X has acquired a CRA charter only recently. Mr. X has a net worth of 5 crores. The compliance officer of Mr. X has been recently charged with an economic offense. तो कोई भी आप इकोनॉमिक ऑफेंस वगैरह करते हो तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप करो चाहे आपका कंप्लायंस ऑफिसर करे, इसलिए ऑप्शन सी। Records of transaction to be maintained under the Prevention of Money Laundering Act includes cash transaction of the value of more than dash। किस वैल्यू से ज्यादा की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 10 लाख। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस is to prohibit insiders from dash on matters related to insider trading, dealing, communicating, counseling, all of the above. So correct answer is option D, all of the above. XYZ is a PMS distributor. As a PMS distributor, it should have dash valid certification as specified by SEBI, disclose the commission charged on various PMS distributor services, necessary infrastructure to provide support to clients, all of the above. So correct answer is option D, all of the above. The time period restriction for a contra trade by a designated person of a company is dash। डेजिग्नेटेड पर्सन किस टाइम पीरियड तक कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले सकता? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। What type of disciplinary action can be taken as per the SEBI prohibition of insider trading regulations? Wage freeze, recovery, suspension, all of the above. सेबी किस टाइप का डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है? ये सारे ही ले सकता है कि वेज को फ्रीज कर दे, जो कमाई हुई उसको रिकवर कर ले या फिर सस्पेंड कर दे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The distributor should be capable of informing the clients about the risk and level of control over the administration of portfolio associated with which type of PMS। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्लाइंट को सर्विस बेच रहा है, उसे इस टाइप के पीएमएस के रिस्क और लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन करने चाहिए क्लाइंट को। डिस्क्रिशनरी, एडवाइजरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही टाइप के, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
Mr. X is a PMS distributor. His clients want some explanation on the way the performance projections are made. What should he do? Inform the clients that projections never come true and can be ignored. Express inability to explain as it is a complex subject. Refer the client to the portfolio manager. Expected to explain and should take all effort to explain it. तो जो भी क्लाइंट की क्यूरी हो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए. ऑप्शन डी, एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन एंड शुड टेक ऑल एफर्ट्स टू एक्सप्लेन इट. इसके साथ हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है. हमारे 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है. आप कमेंट करके बताइएगा आपके इसमें से कितने मार्क्स आए. मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान दीजिएगा. 25% की नेगेटिव मार्किंग है. 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क कटेगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा. और आपके जितने भी मार्क्स आए उसी बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप रेडी हो या नहीं हो. आपके 70 या अबव मार्क्स आ रहे हैं यानी कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो. इसके अलावा आपके कुछ भी क्यूरीज या फिर क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू गाइस.